सोचिए, हर पब्लिक लाइब्रेरी के पीछे ना नियमों का एक बहुत ही जरूरी पर अक्सर अनदेखा सा ढांचा होता है और उसे कहते हैं लाइब्रेरी कानून। ये समझिए वो नींव है जिस पर ज्ञान तक पहुंच की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो चलिए आज इसी नींव को जरा करीब से समझते हैं। तो किसी भी शहर में लाइब्रेरी बनाने के लिए क्या चाहिए? ईंटें और सीमेंट? नहीं, असली कहानी कुछ और ही है। इसका जवाब छिपा है उन कानूनी ब्लूप्रिंट्स में जो भारत के अलग अलग राज्यों ने बनाए हैं। और मजे की बात यह है कि हर राज्य का ब्लूप्रिंट दूसरे से काफी अलग है। देखिए, किसी भी राज्य के पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क के लिए ना, ये जो लाइब्रेरी कानून होते हैं, ये एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करते हैं। मतलब यही सब कुछ चलाते हैं, फंडिंग से लेकर मैनेजमेंट तक, सब कुछ। तो आखिर इन सारे नियमों का असली मकसद क्या है? बिल्कुल सीधी सी बात है, ये पक्का करना कि ज्ञान हर किसी तक पहुंचे। कोई शहर में रहता हो या गांव में, अमीर हो या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब कोई भी अच्छा लाइब्रेरी कानून होना वो इन 5 चीजों का ध्यान जरूर रखता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, लाइब्रेरी के दरवाजे सबके लिए खुले हों। दूसरी बात, ये सिर्फ एक बिल्डिंग की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में लाइब्रेरियों का एक जाल बिछाने की बात है। फिर जाहिर है इसे चलाने के लिए लोग चाहिए, तो कमिटियां बनती हैं। और हाँ, सबसे क्रूशल चीज, पैसा। कानून ये पक्का करता है कि पैसे की कमी कभी ना हो। और आखिर में एक रिपोर्टिंग सिस्टम भी होता है ताकि पता चलता रहे कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं। साल था 1948, भारत की आज़ादी के ठीक 1 साल बाद। तब आया मद्रास पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। ये भारत में अपनी तरह का पहला कानून था और इसने आने वाले कई कानूनों के लिए कह सकते हैं एक रास्ता तैयार कर दिया। तो कहानी शुरू होती है 1948 में मद्रास से, जिसने पहला मॉडल सेट किया। फिर देखिए 1967 में महाराष्ट्र एक नया मोड़ लेकर आया, खासकर फंडिंग के मामले में। 1989 में केरला ने एक बिल्कुल ही अलग, एक डिसेंट्रलाइज्ड पैटर्न बनाया और ये सिलसिला चलता रहा। 2008 में बिहार भी इस लिस्ट में शामिल हो गया। तो इस मद्रास मॉडल ने किया क्या? इसने सलाहकार बोर्ड बनाए, डायरेक्टर का पद बनाया और जिला लेवल पर भी बॉडीज बनाई। लेकिन असली गेम चेंजर था इसका चौथा पॉइंट, लाइब्रेरी सेस। सोचिए जरा, प्रॉपर्टी टैक्स पर एक छोटा सा एक्स्ट्रा चार्ज और वो सारा का सारा पैसा सीधा लाइब्रेरी के लिए। कितना सिंपल, लेकिन कितना पावरफुल आइडिया था। और बस इसी लाइब्रेरी सेस के आइडिया ने एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दिया कि आखिर लाइब्रेरीज के लिए पैसा आना कहाँ से चाहिए। इस पर ना 2 मेन स्कूल ऑफ थॉट हैं और भारत के राज्यों ने इस सवाल का जवाब बड़े अलग अलग तरीकों से दिया है। तो इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ है सैस मॉडल। ये समझ लीजिए कि ये एक तरह का मोहल्ले का गुल्लक है, जहाँ हर कोई अपनी लोकल लाइब्रेरी के लिए थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है। और दूसरी तरफ है राज्य निधि मॉडल, जहाँ सरकार अपने बड़े खजाने से पैसा देती है, ठीक वैसे ही जैसे वो सड़कों या अस्पतालों के लिए देती है। और देखिए, ये सिर्फ पैसे इकट्ठा करने की बात नहीं है, ये एक एहसास की बात है, एक ओनरशिप की बात है। जब लोग सीधे योगदान करते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी रकम क्यों न हो, तो उन्हें लगता है कि हाँ, ये मेरी लाइब्रेरी है। वो सिर्फ एक रीडर नहीं रहते, बल्कि एक तरह से हिस्सेदार बन जाते हैं। तो असल में ये काम कैसे करता है? तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य वो सेस मॉडल पर चलते हैं, मतलब नागरिकों से सीधा योगदान लेते हैं, वही मोहल्ले वाला गुल्लक। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं, जहां सरकार पूरी की पूरी फाइनेंशियल जिम्मेदारी उठाती है, मतलब पैसा बड़े खजाने से आता है। चलिए, नियमों और मॉडल्स की बातें तो बहुत हो गईं। अब सवाल ये है कि जमीन पर इसका नतीजा क्या निकला? इन कागजी प्लान्स ने असल में क्या खड़ा किया है? आइए देखते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने 1948 में ही सेज मॉडल अपना लिया था। तो इतने दशकों के बाद उस एक कानून का नतीजा आज कैसा दिखता है? ये देखिए, लगभग 4,500 पब्लिक लाइब्रेरीज, शहरों से लेकर गांवों तक फैला एक बहुत बड़ा नेटवर्क। और ये सब एक ही कानून की देन है। और हाँ, ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, असली कहानी तो उन लोगों की है जो इन्हें इस्तेमाल करते हैं। 2 करोड़ रजिस्टर्ड मेंबर्स। ये नंबर अपने आप में बताता है कि इन लाइब्रेरियों की असल में कितनी जरूरत है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। महाराष्ट्र, जो कि स्टेट फंड मॉडल पर चलता है, वहाँ सबसे ज्यादा लाइब्रेरीज है। लेकिन वहीं सेस मॉडल वाले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पास भी हजारों में लाइब्रेरीज हैं।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक मॉडल दूसरे से बेहतर है। असली बात है एक साफ और भरोसेमंद फाइनेंशियल प्लान का होना, चाहे वो किसी भी मॉडल से आए। तो इन सभी अलग अलग मॉडल्स और उनके नतीजों से हम क्या सीख सकते हैं? मतलब एक कामयाब और फलते फूलते पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को बनाने के लिए आखिर चाहिए क्या? आखिर में ना सारी बात इस एक सोच पर आकर टिकती है जिसे भारत में लाइब्रेरी साइंस के जनक S.R. रंगानाथन ने बहुत खूबसूरती से समझाया था। एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो हर नागरिक को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं, मुफ्त में किताबें और सेवाएं दे। असली मंजिल तो यही है। तो फिर एक सफल लाइब्रेरी सिस्टम का सीक्रेट सॉस क्या है? एक साफ सुथरी गवर्नेंस स्ट्रक्चर चाहिए, एक टिकाऊ फाइनेंशियल प्लान चाहिए, डेडिकेटेड प्रोफेशनल स्टाफ चाहिए, एक ऐसा नेटवर्क जो शहरों से गांवों तक पहुंचे और सबसे बढ़कर लोगों की भागीदारी और उनका सपोर्ट। तो कानून लिखे जा चुके हैं, लाइब्रेरीज बन चुकी हैं, पर सवाल अब ये है कि हम ये कैसे पक्का करें कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसे ही फलते फूलते रहें। हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ज्ञान के ये मंदिर हमेशा रोशन रहें? इसका जवाब सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हम सब में छिपा है।